गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं उन्नीस कुमार सिंह आज फिर से आप लोगों के सामने कक्षा 10 कृतिका भाग 2 का चैप्टर साना साना हाथ जोड़ी का 5वां भाग वीडियो लेकर के उपस्थित हूँ। 4 भागों में पिछले देखा आपने कि किस प्रकार से लेखिका गैंगटोक से युमथांग के लिए जा रही है और बीच बीच में उसके साथ क्या हुआ। अब चौथे भाग में देखा कि लेखिका को ने देखा कि कुछ पहाड़ी औरतें पत्थर तोड़ रही थी, जिसे देखकर लेखिका को बड़ा कष्ट हुआ। फिर देखा कि कुछ सिक्किमी लड़कियां चाय के बागानों में बोकू पहने, देखिए एक डोकू होता है जो कि पीठ पे बांधा जाता है और ये बोकू होता है। डोकू और बोकू में अंतर है। डोकू मीन्स टोकरी जो पीठ पे बांधे रहते हैं, और बोकू मीन्स पहनने का परिधान वो सिक्किमी महिलाओं का पहनने का परिधान है, घाघरा की तरह पूरा ऊपर से नीचे तक होता है। उसको पहने चाय के बागानों में वो चाय की पत्तियां तोड़ रही थी, जो इतनी सुंदर खूबसूरत लग रही थी कि लेखिका कि उनकी सुंदरता असह्य था। यानी कि जो औरतों का जो गुण होता है कि वो अपने से सुंदर दूसरों को नहीं समझती। अगर कोई कह दे कि वो आपसे सुंदर है तो वो उससे लड़ाई कर बैठेंगे। युमथांग जाने से पहले उन्हें लायुंग में रुकना था, रात में हाल्ट करना था। लायुंग में एक होटल में रूम में रुकी लोग, जो कि लकड़ी का मकान बना रहा था। जैसे लोग वहाँ पहुँचे, ये तुरंत हाथ मुँह धो करके तीस्ता नदी के किनारे आकर के बैठ गई। वहाँ पर उसकी सुंदरता को देख रही है, मानो कि उन्हें एक ज्ञान हो रहा हो। बोधिसत्व भगवान उनको ज्ञान दे रहे हो कि बेटा देखो, यही वो सुंदरता है। प्रकृति के अखंड में ही सौंदर्य है। अगर प्रकृति को आप खंडित करेंगे, यानी कि प्रकृति को नष्ट करेंगे, प्रकृति के साथ खिलवाड़ करेंगे, तो आपको सौंदर्य नहीं दुख प्रदान करेगा। अंधेरा होने के पहले ही यहां तक हो गया था आपका कि अंधेरा होने के पहले ही किसी प्रकार डगमगाती शिलाओं और पत्थरों से होकर तीस्ता नदी की धार तक पहुंच गए। एकदम जहां नदी बह रही थी वहां तक पहुंच गए। बहते पानी को अपनी अंजुली में भरा तो अतीत भीतर उधड़कने लगा। स्मृति में कौधा हमारे यहाँ जल को हाथ में लेकर संकल्प लिया जाता है। क्या संकल्प करें? तीस्ता नदी के किनारे बैठ करके पानी नदी में से ली तो उन्हें हम लोगों के धार्मिक संस्कार याद आ गए। जब भी हम कोई कार्य करने जाते हैं तो पंडित जी लोग जब से पूजा पाठ कराते हैं तो क्या देते हैं? संकल्प लेते हैं। वह हाथ में पल्लो और अक्षत और पानी दे करके संकल्प हमसे कराते हैं कि आप पूरे विधि विधान मन से इस कार्य को पूरा करेंगे, और जब तक पूरा नहीं करेंगे आप इस कार्य को छोड़ेंगे नहीं। और जब वह कार्य संपन्न हो जाता है तो फिर संकल्प छोड़ाते हैं हमें। तो जब वो पानी हाथ में उठाई तो उन्होंने सोचा कि अब मैं क्या संकल्प करूं, यहाँ पे कौन सा वायदा करूं। मैं संकल्प की स्थिति में नहीं थी कि मैं यहाँ पे कोई ऐसा वायदा कर सकूं, ऐसे वचन ले सकूं जिसको कि मैं पूरा कर सकूं। भीतर थी एक प्रार्थना, एक कमजोर व्यक्ति की प्रार्थना। भीतर का सारा हालाहल, सारी तामसिकताएं बह जाए इसी बहती धारा में। इतना था, कह रही थी कि मेरे भीतर जितनी भी तामसिकता यानी कि बुरी इच्छाएं हैं, बुरी वासनाएं हैं, दुष्ट इच्छाएं हैं, वह सब हालाहल यानी विष, मेरे अंदर लोगों के प्रति जो विष जहर भरा हुआ है, वह सब इस तीस्ता नदी में बह जाए। यानी कि मेरे अंदर किसी के प्रति द्वेष, भेदभाव, राग न रह जाए, किसी के प्रति बुराई मन में न रह जाए, वो सारा सब कुछ यहीं बह जाए। इसी बहती धारा में रात धीरे धीरे गहराने लगी।
हिमालय ने काला कंबल ओढ़ लिया था, यानी कि पूरी रात हो गई, पूरा एकदम से अंधेरा अंधेरा। जितेन ने लकड़ी के बने खिलौने से उस छोटे से गेस्ट हाउस में गाने की तेज धुन पर जब अपने संगी साथियों के साथ नाचना शुरू किया तो देखते देखते एक आदिम रात्रि की महक में परियों की कहानी सी मोहक वह रात महक उठी। मस्ती और मादकता का ऐसा संक्रमण हुआ कि एक एक कर हम सभी सैलानी गोल गोल घेरा बनाकर नाचने लगे। मेरी 50 वर्षीय सहेली मणि ने कुमारियों को भी मात करते हुए जो शानदार नृत्य प्रस्तुत किया था कि हम सब अवाक उसे ही देखते रह गए। कितना आनंद भरा था उसके भीतर, कहां से आता था इतना आनंद। जब रात हो गया वहां लांगू में, तो जितेन था वहाँ के लोकल निवासियों के साथ मिलकर के लकड़ी के बाजा से गाना बनाया। पहाड़ों पर आप किसी होटल वगैरह में जब टिकेंगे तो शाम को फायर कैंप लगाते हैं, होटल वालों की ही होती है व्यवस्था। फायर कैंप लगाते हैं, वहाँ डीजे उजे लगा देते हैं और उसी आग जलता है बीच में लकड़ी का, और उसी के किनारे किनारे सभी लोग खड़े होकर के आग सेकते हैं तथा डीजे बजता है, तो उसी में अब लोग झूमने नाचने गाने लगते हैं। तो वही कार्यक्रम चल रहा था, जितेन बजा रहा था, तो धीरे धीरे और सब आपस में नाच रहे थे, वही पहले लोकल वाले स्थानीय लोग। तो फिर जितने भी सैलानी थे, जितने भी पर्यटक थे, सभी वहाँ पे धीरे धीरे एकत्रित हो गए और सभी लगे नाचने। तो लेखिका कह रही थी कि जो उसकी सहेली मणि थी 50 वर्षीय थी, 50 वर्ष की, लेकिन जो वो नृत्य कर रही थी कि कुंवारी लड़कियां भी, यानी कि 17-18 साल की लड़कियां भी मात खा जाए, और इतना मस्त, इतना आनंदित होकर के नृत्य कर रही थी। कह रही थी कि पता नहीं कहां से इसके अंदर इतना आनंद, इतना जोश आता है। लायुंग की सुबह बेहद शांत और सूरम्य थी। उसकी सुबह शांत और सूरम्य रमणीय थी। तीस्ता नदी की शांत धारा के समान ही कलकल कर बहती थी वहां की सुबह शाम, यानी चलती हुई। अधिकतर लोगों को जीविका का साधन पहाड़ी आलू, धान की खेती और दारू का व्यापार। क्या था वहां के लोगों की जीविका? पहाड़ी आलू। पहाड़ी आलू देखो अब वहां लगा दिया गया होगा पहाड़ों पे। वो आपके यहाँ जो नया आलू सितंबर अक्टूबर तक आ जाता है, वो पहाड़ी आलू वहीं से आता है, वो लगा दिए होंगे। धान का खेती, धान की खेती करते हैं, या दारू का व्यापार, दारू का धंधा करते हैं, दारू बनाते हैं घर पे ही, महुआ वगैरह से लेकर के घर पे ही दारू बनाते हैं, क्योंकि ठंडे में आपको दारू का सेवन वो लोग ज़्यादा करते हैं। यही उनका मुख्य जीविकोपार्जन का साधन था। सुबह मैं अकेले ही टहलने निकल गई थी। मैंने उम्मीद की थी कि यहाँ मुझे बर्फ मिलेगी, पर अप्रैल के शुरुआती महीने में यहाँ बर्फ का एक कतरा भी नहीं था। पहले ही आपको बताया कि जब हम मैदानी लोग पहाड़ों पर घूमने जाते हैं तो हम लोगों की यही इच्छा होती है कि हमें वहाँ बर्फ देखने को मिलेगा। गैंगटोक में तो नहीं मिला, लायुंग में जब ठहरी तो हुआ कि सुबह सुबह उठ के गई कि शायद रात में बर्फ गिरा हो तो देखने को मिल जाए, लेकिन अप्रैल का महीना था, बर्फ का एक टुकड़ा भी वहां नहीं मिला। यद्यपि हम सी लेवल से 14,000 फीट की ऊंचाई पर थे, समुद्र तल से 14,000 फीट की ऊंचाई पर थे, लेकिन फिर भी वहां बर्फ देखने को नहीं मिला। मैं बर्फ देखने के लिए बेचैन थी। हम मैदानों से आए लोगों के लिए बर्फ से ढके पहाड़ किसी जन्नत से कम नहीं होते। वहीं पर घूमते हुए एक सिक्किमी नवयुवक ने मुझे बताया कि प्रदूषण के चलते स्नोफॉल लगातार कम होती जा रही है। ग्लोबल वार्मिंग जो हो रहा है, जो प्रदूषण फैल रहा है, जो पेड़ों की अंधाधुंध कटाई हम कर रहे हैं, जिसके कारण टेम्परेचर बढ़ रहा है और स्नोफॉल कम हो रहा है। कैरेक्ट प्रति यदि मैं कटाव चली जाऊं तो मुझे वहां सर्तियां बर्फ मिल जाएगी। कटाव जो भारत का स्विट्जरलैंड कहा जाता है, कहा कि यदि आप कटाव चले जाए तो वहां आपको निश्चित सर्तियां यानी निश्चित बर्फ
देखने को मिल जाएगी। कटाव जो कि भारत का स्विट्जरलैंड कहा जाता है, आप वहाँ चले जाइए, आपको बर्फ देखने को निश्चित मिलेगा। कटाव जो कि अभी तक टूरिस्ट स्पॉट नहीं बनने के कारण सुर्खियों में नहीं आया था, अभी तो वहाँ टूरिस्ट स्पॉट नहीं आया था, बना था। आम लोगों को घूमने आने जाने की इजाज़त वहाँ पर नहीं थी, तो इसलिए वो बहुत सुर्खियों में, चर्चा में नहीं था। और अपने प्राकृतिक स्वरूप में था। तो हम मनुष्य जहाँ जाते हैं ना, तो प्रकृति के साथ खिलवाड़ करते हैं, उसके प्रकृति को बिगाड़ते हैं, खंडित करते हैं, वहाँ प्रदूषण फैलाते हैं, गंदगी करते हैं। जहाँ मनुष्य नहीं पहुँचा है वहाँ का सुंदर अत्यंत मनोरम है, ये जानिए, अत्यंत सुंदर है। मनुष्य जाएगा वहाँ गुटखा खा के थूकेगा, गुटखा कराए पर फेंकेगा, पॉलिथीन फेंकेगा, चारों तरफ गंदगी करेगा, पान खा के थूकेगा, यही तो मनुष्य का काम है। तो वहाँ लोगों का, आम लोगों का आना जाना नहीं होता, इसलिए वहाँ की सुंदरता अभी भी बरकरार है, अपने स्वरूप में था। कटाव जो लायुंग से 500 फीट ऊंचाई पर था और करीब 2 घंटे का सफर था। लायुंग से 500 फीट ऊंचाई पर, वो 500 फीट ऊंचाई समझ लीजिए कि यहाँ के 50 किलोमीटर की चढ़ाई के बराबर, चलने के बराबर है। अब सोचिए कि 500 फीट 2 घंटे का सफर, हम 2 घंटे से कम में बनारस पहुंच जाते हैं, 60 किलोमीटर, 1.5 घंटा में ही हम बनारस पहुंच जाते हैं, 1.25 घंटा में बनारस पहुंच जाते हैं। और वो 500 फीट मात्र, सोचिए 3 फीट में 1 मीटर होता है, कितना हुआ, बहुत हुआ होगा तो 150-200 मीटर, 150 से 200 मीटर की दूरी को तय करने में उस रास्ते में 2 घंटे का समय लगेगा। वह नवयुवक मुझसे बतिया रहा था और उसकी घरवाली अपने छोटे से लकड़ी के घर में के बाहर हमें उत्सुकतापूर्वक देख रही थी कि तभी गाय ने आकर बाहर थैले में रखा उसका महुआ गुड़प कर लिया था। वो बातें कर रहा था उससे, और उसकी जो औरत थी उस नवयुवक के, वो देख रही थी इन दोनों को, क्या बतिया रहा है। अपने घर के बाहर वो महुआ सुखाने के लिए रखे गए, जिससे कि दारू बनाते हैं। और तब तक एक गाय आई और महुआ उसका खा गई, गुड़प कर गई, यानी कि खा गई, निकल गई। मीठी झिड़कियां देकर उसने गाय को भगा दिया। हट 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 हट, ये नहीं कि डंडा लेकर दौड़ा के मारे, नहीं, हट जा कह करके आराम से उसने गाय को भगा दिया। उम्मीद, आवेश और उत्तेजना के साथ, इस उम्मीद में, आवेश यानी उत्साह, जोश में के साथ हमारा सफ़र अब कटाव की ओर चला। बर्फ़ देखना था, इसमें बड़ा कटाव, चलो वहाँ बर्फ़ हम देखने गए, युमथांग नहीं भी जाएंगे तो चलेगा। कटाव का रास्ता खतरनाक था और उस पर धुंध और बारिश, रास्ता बहुत खतरनाक था एकदम, और ऊपर से धुंध, जैसे जैसे ऊपर जाएंगे पहाड़, धुंध आपको दिखता ही चला जाएगा, आपको दूर तक कुछ नहीं दिखाई देगा। और ऊपर से बारिश भी, वहाँ हर वक्त वो बर्फबारी होती है, बारिश होती रहती है। अभी हम लोग गए थे वैष्णो देवी जनवरी में, तो जब भैरव घाटी हम लोग चढ़े तो वहाँ बर्फबारी, लग रहा था कि बारिश हो रहा है, हर वक्त बारिश हो रहा है, रोड पूरा गीला, धुंध छाया हुआ। लेकिन जैसे नीचे उतरे वहाँ बिल्कुल कुछ नहीं था, साफ था, सूखा था, मतलब इतना खतरनाक रास्ता था, धुंध था। जितेन गाड़ी को अंदाज से लगभग चला रहा था, अंदाज से ही गाड़ी को चला रहा था। पहाड़, पेड़, आकाश, घाटियां, सब पर बादलों की परत थे, सब पर बादल छाए हुए थे, सब कुछ बादलमय था। बादलों को चीर कर निकलती हमारी जीप खतरनाक रास्तों के एहसास ने हमें मौन कर दिया था। किसी की अब सांस लेने की हिम्मत नहीं हो रही थी, एकदम शांत, कि जितेन को डिस्टर्ब नहीं करना भाई, नहीं तो जीप खाई में चली गई तो काम खत्म।
और उस पर बारिश, एक चूक और सब खल्लास। यानी एक गलती हुई कि सबका जीवन खत्म। सांस रोके हम धुंध और फिसलन भरे रास्ते पर संभल संभल कर आगे बढ़ती जीप को देख रहे थे। हमारी सांस लेने की आवाजों के सिवाय आसपास जीवन का कोई पता नहीं था। कोई वहां किसी भी प्रकार का जीव जंतु नहीं दिखाई दे रहा था, सिर्फ ये सांस लेते थे। क्योंकि पहाड़ पर चढ़ रहे थे तो वहां सांस भी तेजी से लेते हैं लोग। ऑक्सीजन की कमी होती है तो सांस भी तेजी से लेते हैं, और डर और भय के मारे तो और तेज तेज सांस आ रहा था। इसके अलावा वहां और किसी भी प्रकार का कोई हलचल नहीं दिखाई दे रहा था। फिर नजर पड़ी बड़े बड़े शब्दों में लिखी एक चेतावनी, इफ यू आर मैरिड डाइवोर्स स्पीड। यदि आप शादीशुदा हैं तो स्पीड को तलाक दे दीजिए। अगर आप शादीशुदा हैं तो स्पीड को तलाक दीजिए, कुंवारे हैं तो मर जाइए। क्या मतलब है? मतलब कि अगर आप जिंदगी जीना चाहते हैं तो स्पीड को छोड़ दीजिए, स्पीड में गाड़ी बिल्कुल मत चलाइए। थोड़ी ही दूर आगे बढ़े कि फिर एक चेतावनी, दुर्घटना से देर भली। फिर एक चेतावनी, दुर्घटना से देर भली, सावधानी से मौत टली। करीब आधे रास्ते पर धुंध छटी और साथ ही सृष्टि और हमारे बीच फैला सन्नाटा भी हटा। धुंध छटा तो दूर दूर तक सब कुछ दिखाई देने लगा। तो लोग, वाह वो देखो कितना सुंदर, वाह ये देखो वहां बर्फ, वो देखो पेड़, वो देखो कितना बड़ा पहाड़। इस तरीके से लोग चिल्लाने लगे। नार्गे उत्साहित होकर कहने लगा, कटाओ हिंदुस्तान का स्विट्जरलैंड है। वो अभी उत्साहित होकर कहा कि मैडम कटाओ हिंदुस्तान का स्विट्जरलैंड कहा जाता है। मेरी सहेली मणि स्विट्जरलैंड घूम आई थी। उसने तुरंत प्रतिवाद किया, नहीं स्विट्जरलैंड भी इतनी ऊंचाई पर नहीं है और ना ही इतना सुंदर है। तो मणि थी वो स्विट्जरलैंड रेस्टोरेंट थी। उसने कहा नहीं स्विट्जरलैंड भी इतना ऊंचाई पर नहीं है, स्विट्जरलैंड प्लेन पे है और इतना सुंदर नहीं है। ये जो खतरों का एहसास है ना, ये और सुंदरता को बढ़ा देता है। इतना खतरा वहां नहीं है। हम कटाओ के करीब आ रहे थे क्योंकि दूर से ही बर्फ में से ढके पहाड़ दिखने लगे थे। क्योंकि अब कटाओ के नजदीक हम लोग, दूर से दिख रहा था बर्फ से ढके पहाड़। पास में जो पर्वत थे वे आधे हरे काले दिख रहे थे। लग रहा था जैसे किसी ने इन पहाड़ों पर पाउडर छिड़क दिया हो। कहीं पाउडर बची रह गई हो और कहीं वह धूप में बह गई हो। मतलब अब पहाड़ आधे हरे आधा सफ़ेद काले दिखाई दे रहे थे। जहाँ बर्फ़ है वहाँ सफ़ेद, जहाँ बर्फ़ नहीं है पेड़ है वहाँ हरा, जहाँ कुछ नहीं वहाँ काला दिखाई दे रहा था। मानो कि कोई पाउडर छिड़क दिया हो और कहीं पड़ा हो कहीं नहीं पड़ा हो। नार्गे ने उत्तेजित होकर कहा, देखिए एकदम ताज़ा बर्फ है, लगता है रात में गिरी है यह बर्फ। थोड़ा और आगे बढ़ने पर हमें पूरी तरह बर्फ से ढके पहाड़ दिखाई दे रहे थे। साबुन के झाग की तरह हम सब और गिरी हुई बर्फ। मैं जीप की खिड़की से मुंडकी निकाल कर दूर दूर तक देख रही थी चांदी के से चमकते पहाड़। एकाएक जितेन ने पूछा, कैसा लग रहा है? मैंने जवाब दिया, राम रोच हो। नेपाली शब्द है, अच्छा है। ताजा बर्फ हम लोग इधर देखते हैं तो बर्फ कितना वो पहाड़ की तरह, पत्थर की तरह कड़ा होता है ना, मार दे तो सर फूट जाएगा। लेकिन जो ताजा बर्फ जमता है ना, वो बिल्कुल एकदम नरम मुलायम रुई के फाहा की तरह होता है। आपके शरीर पे गिरेगा एकदम, जैसे कि रुई, जिससे जहाँ रुई धुना जाता है, रजाई भरते हैं तो उड़ उड़ करके आपके शरीर पे आता है, वैसे ही बर्फ उड़ करके आता है। और वो जब वहाँ पड़ता है तो टेम्परेचर कम होने का वो फिर हार्ड रूप में हो जाता है वह बर्फ। पूछा जितेन कि कैसा लग रहा है? तो इन्होंने कहा, राम रोच हो, यानी बहुत अच्छा। एकाएक जितेन वह उछल पड़ा रहे
यह नेपाली कहाँ से सीखी आप? अपनी भाषा के गर्व से उसकी आंखें चमक उठे, चेहरा इतराने लगा और तभी किसी चमत्कार की तरह हल्की हल्की बर्फ एकदम महीन महीन मोती की तरह गिरने लगी। होता है ना कि वो बर्फ किस प्रकार से गिरती है। तिम्रो माया सेधे मलाई सताऊंच, तुम्हारा प्यार मुझे सदैव रुलाता है, प्रकृति जितेन कहने लगा। चाहूं और बिखरी यह बर्फीली सुंदरता जितेन के मन पर भी थाप लगाने लगी थी। प्रेम की झील में तैरते हुए झूम झूम कर सभी गाने लगे। सभी सैलानी अब जीप से उतरकर बर्फ पर कूदने लगे थे। यहाँ बर्फ सर्वाधिक थी, घुटनों तक नरम नरम बर्फ, यानी घुटने उसी में धंस जा रहे थे। ऊपर आसमान और बर्फ से ढके पहाड़ एक हो रहे थे। कई सैलानी बर्फ पर लेटकर हर लम्हे की रंगत को कैमरे में कैद करने में लगे थे। सब वहाँ अब आनंद ले रहे हैं बर्फबारी का। उसी पे लेट के कोई फोटो खिंचा रहा है, कोई कुछ कर रहा है। चलिए अब इस वीडियो में इतना ही। अगला व्याख्या अगले वीडियो में लेकर के आऊँगा। इस वीडियो में अगर आपको कोई परेशानी हो तो आप हमें फ़ोन करके या कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।